बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेस हमें आपको खुशामदीद कहेंगे। ऐसे काम करने होते खुद खुशामदीद किया करें, मैं नहीं कर सकती। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक है। ये अमला हसन है, मैं इमरान हसन हूँ। और देखें, सुबह सुबह के जो शोज़ होते हैं ना, इसके पीछे बड़ा एडवेंचर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे पहुँचने तक और फिर लाइव ऑन एयर होने तक, और जो लाल बत्ती जलती है ना, जिसके बाद आपसे यानी कि हम मुखातिब हो जाते हैं, उस लाल बत्ती से पहले पूरी कहानी होती है, और कहानी का हर बाब हम आपको नहीं सुना सकते। मैं ये बात सुनाना चाहती हूँ, पहले मेरी बात सुने। ये जो हमारे कान में काउंटर आ रहा होता है, उससे पहले हम सारे मसले हल कर रहे होते हैं। आज इन्होंने और दिन आते ही एक धमाका किया, और वो धमाका एक बोतल की शक्ल में हुआ है, और मैं परेशान हो गई कि भाई बताना चाहिए ना पहले, मतलब कुछ बंदा याद करा दे, मतलब मैं क्या जरूरी होता है। खैर जी, उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। हमारा तो देखे धमाके के साथ शुरू हुआ है, और उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। अच्छी अच्छी खबरें आ रही है पाकिस्तान के लिए। कल स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, और डॉलर भी। बताएं पहले आप। अच्छा, पहले मुझे अच्छी खबर बता दें। पेट्रोल बताएं, उसके बाद अच्छी। अच्छा, पेट्रोल वैसे चले थोड़ा सा महंगा हो गया है, थोड़ा सा नहीं, 7 रुपए। 7 रुपए, 7 रुपए, हाँ जी, 6 कुछ 233, राइट? नहीं 6.72, मतलब 233 का हो गया ना। तो थोड़ा सा महंगा हो गया, इसलिए बहुत से लोग थोड़ा नहीं बहुत महंगा हुआ है। लेकिन तकरीबन 51 पैसे डीजल भी तो सस्ता हुआ है। हाँ, लेकिन स्टिल जी उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिन का आगाज, हमने आपको इतनी अच्छी खबर दी है। वैसे तो आपको पता ही होगा, कल बेचारे बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि पेट्रोल कुछ 14-16 रुपए सस्ता होगा, लेकिन सस्ता नहीं हुआ जनाब, महंगा हुआ है। आपकी खुशफहमी हमने दूर कर दी है। वैसे ये बड़ा दिलचस्प सरप्राइज था, क्योंकि मैंने रात को खबर नहीं सुनी थी, मैंने सुबह खबर सुनी जब वो कल ये यहाँ दावे करके गए हैं, तो हमें पता चला जी। मैं तो कई दिन से मतलब अनाउंस कर रहा हूँ, मैं तैयारी करके बैठा हूँ। इस चक्कर में मैं अपनी टंकी खाली करवाए बैठा था गाड़ी की। चलो अब भरवाओ शौक से। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं हुकूमत की क्या पॉलिसी। उम्मीद तो करे थे हम कि जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है तो यहाँ भी सस्ता होगा, लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम अभी आपको रिलीफ नहीं दे सकते। रिलीफ नहीं मिला। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, और वो कॉमनवेल्थ गेम से हमारे एथलीट्स कम अज़ कम कुछ ना कुछ ऐसी खबरें ज़रूर दे रहे हैं, जिससे कौम का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे। और इस्लामी यकजहती गेम के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं उनका लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और दीगर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर खेल, सदर एथलेटिक फेडरेशन, डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स और दीगर हुकाम भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वैसे बड़ा ही अच्छा होता है कि अगर पंजाब के वजीर आला उनको रिसीव करते या वजीर आजम उनको रिसीव करते, तो इसमें क्या बुरा था। हम अपने सियासी प्रोटोकॉल्स में तो जाते हैं, सियासी मफादात के लिए तो किसी हद तक किसी के घर चले जाते हैं। एक कौमी हीरो एयरपोर्ट पे वापस आ रहा था, किसी को तौफीक नहीं हुई जी, वही डायरेक्टर साहिबान चले गए हैं, और वो ऐसे ही है बस। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि शायद हुकूमत इस दफ़ा थोड़ी पंजाब या वफाकी हुकूमत ग्रेस दिखाए और इन हीरोज़ को कोई बड़ी शख्सियत रिसीव करने जाती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं, डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं। लेकिन अरशद नदीम का इस्तकबाल तो शानदार हुआ ही, और उन्होंने चूँकि अगर हम बात करें तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जब वो एयरपोर्ट पर वापस आए, तो इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा। अपनी पाकिस्तानी कौम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। इसी तरह मेरे लिए मजीद आगे जितने कंपटीशन आ रहे हैं, मजीद मेरे लिए दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करूं, और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मेडल जीतूं। मैं चाहता हूं कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत के साथ साथ आपको मेहनत करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर एथलेटिक्स का ग्राउंड होना चाहिए, जहाँ पे हम एथलेटिक्स की गेम करें। अगर देखा जाए तो एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम पे तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एथलेटिक का अलग ग्राउंड हो, तो हम उधर जाके ट्रेनिंग करें, और मेरे ख्याल में हम ओलंपिक्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, और मेडल भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। अरशद नदीम ने क्या कहा, आपने सुना। वो कह रहे हैं जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये सब लोग जो उनके इस्तकबाल के लिए गए हैं, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इन एथलीट्स को जिस शानदार तरीके से आप इस्तकबाल करते हैं, उतनी शानदार फैसिलिटीज़ भी दें, ताकि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। जिस तरह से अरशद ने स्टार्ट में उनको थोड़े चैलेंजेस रहे, और उनकी इंजरी भी थी, जिसके बावजूद वो परफॉर्म करते रहे। बट स्टिल जी बहुत बहुत मुबारकबाद अरशद नदीम को हमारी जानिब से। ऑब्वियसली वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह ताला उनको इसी तरह से कामयाब करता रहे, वो दुनिया भर में मुख्तलिफ खेलों के अंदर, दुनिया में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस खेल के अंदर। और अगर अरशद देख रहे हैं तो भाई हमने आपको इनवाइट करना है, आप बस जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें एक्सप्रेस में, और इंशाल्लाह जल्द करेंगे वो। जी जनाब, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। पानी बारिशों से कराची से खैबर तक पानी ही पानी। तहसील तौलसा में बड़े पैमाने पर तबाही। बलोचिस्तान में निज़ाम जिंदगी रुक गया।
बारिश के पानी से कराची का पूरा निजाम बैठ गया। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मिसाक मईशत की पेशकश मुस्तरद, बात होगी तो सिर्फ इलेक्शन फ्रेमवर्क पर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को साफ साफ पैगाम दे दिया। K2 सर करने वाली पहली खातून को पहमा समीना बेग होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज दिखा रही है मुगलिया दौर का इंस्टाग्राम यानी लाहौर कला की पिक्चर वॉल, जिस पर बनी तस्वीर मुगल अहद की कहानियां सुनाती हैं। और शहनशाह कवाली मौसीकी के बेताज बादशाह, सदी के बेहतरीन गुलकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की मद्दाह आज उनकी 25वीं बरसी मना रही है। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जी, सियासी माजराई एक जानिब, मईशत में कुछ बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। IMF से जो कर्ज बहाली प्रोग्राम है इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम इससे पहले हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने माशी प्रोग्राम की बहाली के लिए पेशकश की है। सऊदीया ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मद में मजीद 1 साल की तोसी और 10 माह में $1 अरब का तेल भी मौखिर अदायगियों पर देने का फैसला किया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब दावा कर रहे हैं कि कतर और UAE मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हमारे जो माशी पैकेजेस हैं वो इन लाइन हैं, ज़रूर मिलेंगे। IMF बोर्ड के इजलास से पहले दोस्त मुल्कों से $4 अरब का इंतज़ाम करने का कहा गया था, वो हो गया है। माशी पेशरफ्त के साथ साथ अब अगर रुपए की कदर की बात करें इसमें भी बेहतरी आ रही है और डॉलर भी मुसलसल नीचे आ रहा है, जिसे हुकूमत अपनी बड़ी कारकर्दगी और कामयाबी करार दे रही है। आपको याद है डॉलर 250 तक पहुंचा था, अब ये 213 तक आ गया है, यानी कि एक हफ्ते में 37 रुपए कम हुआ है। पेट्रोल में के हवाले से भी बताएं तो 33 रुपए की कमी के साथ अब तक 260 से कम होकर 227 रुपए तक आ गया था। मगर महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दे गया। पेट्रोल की कीमत जी जिस तरह से मैंने आपको बताया ₹6.72 उसमें इजाफा हुआ, जो अब 1 लीटर 233 रुपए और 91 पैसे के करीब हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बात करें तो 51 पैसे की जो इसमें कमी आई है, लेकिन लाइट डीजल के हवाले से बात करें तो 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। अवाम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद डॉलर नीचे आएगा और पेट्रोल में थोड़ा बहुत जो है उनको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ जी आटा, चीनी, चावल, जो हमारे घी है, खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी कुछ सस्ती हो जाएंगी। जो घर का किराया है, बच्चों की फीसें कम होंगी, दवाइयों की, मेडिसिन में जो हमने पिछले दिन देखा था उनकी प्राइसेस में बहुत राइज आया था, उसमें कमी आएगी। बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा, आज तो दवाइयों की कीमतें और बढ़ाने पे कैबिनेट गौर करने वाली है। बिल्स, गैस की कीमतें, कुछ रिलीफ मिलेगा जी, लेकिन महंगाई में जो कहने ना इतनी भर भी फर्क नहीं आया। अगर डॉलर और पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद, लेकिन एक सवाल अपनी जगह पे अब भी है क्या? कि वो बड़ी गाड़ियों वाले जिन्होंने रात को लाइन में लग के पेट्रोल डलवाया, वो जो 300 रुपए उन्होंने बचाए उसको वो क्या करेंगे? जैसे पूरे टैंक के ऊपर जैसे हम बचाते हैं हर महीने, मतलब उस 300 रुपए का क्या करेंगे? That's still a question. चलो जी, इसी पे बात कर लेते हैं। खुरम शहजाद हमारे मौजूद हैं, हमारे मईशत, उनसे हम बात कर लेते हैं। खुरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मौजूदा जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, ऑब्वियसली आप इसको बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। हम कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप IMF प्रोग्राम से जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला था उससे हमें कुछ उम्मीद हुई थी, फिर दीगर मामला जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट पे बेहतर हो रहे थे उससे भी कुछ आस बंधी थी, लेकिन रात को पेट्रोल कल फिर महंगा कर दिया गया। इस हवाले से स्टार्ट में क्या बात करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखें, इसमें बेसिकली होता यह है कि ये पिछले 15 दिन की एवरेज प्राइसेस होती हैं, तो उसमें होता ये है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, और उन 15 दिन में या पिछले 20 से 25 दिनों में ऑयल प्राइसेस कहाँ रही हैं। तो ऑयल प्राइसेस पहले नीचे आई थी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई हैं, लेकिन अभी कल और परसों ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आई हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगले जो 15 दिन आएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो चेंज आएगा उसमें कमी आ सकती है। और ये हुआ भी है कि पिछले, अगर आप इससे पिछले 15 दिन, 2 फोर्टनाइट देखें, यानी कि इससे पिछले वाले और इससे पिछले 15 दिन, तो गवर्नमेंट ने उसमें जो है रिलीफ दिया है, उसमें प्राइस को कम किया है। लेकिन आप ये समझें कि ये 15 दिन का इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने का आप व्यू लें अगला, तो उसमें लगता ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, दूसरा ये कि आपके डॉलर जो है वो, आपके रुपये जो है वो, उसमें बेहतरी आई है कतर में। तो ये दोनों मिल के
पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। और IMF फोर्स ऑन बोर्ड आ गया है, और साथ में आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके दो उन बेनिफिट्स इस वक्त हमें मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। एक तो ये कि उनकी जो डॉलर की रीपेमेंट्स हैं उनके लोन से वो आगे हो रही हैं, दूसरा उनको डिपॉजिट मजीद देने के लिए तैयार हैं, तीसरा ये कि वो तेल और गैस भी जो है वो डिफर्ड पेमेंट पे, यानी कि आज आप तेल और गैस दे रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप 1 साल बाद पेमेंट करते हैं। तो ये हमें रूम्स मिलते हैं, ये हमें मैनेज करने के लिए रूम्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमें क्या आइडल सिचुएशन है या बहुत जबरदस्त हो गया पाकिस्तान के लिए। ये हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मैच पे आए क्यों हैं, हमें बेहतरी करनी है, हमें हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। बट ये कि शॉर्ट टर्म में आपके पास ऑयल प्राइसेस भी नीचे आएंगी और आपके यहाँ जो है वो महंगाई में भी कमी। अच्छा खुर्रम भाई, ये जो हम 4 बिलियन का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये IMF ने कहा था, मिफ्ता साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने कहा कि इंतज़ाम हो गया है दोस्त ममालिक से। एक तो ये है कि इनिशियली हम इस 4 बिलियन को सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बेहतरी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कोई हमारी मीशत के ऊपर, ख़ास तौर पे जो डॉलर की प्राइसेस हैं, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है फिर हमारे इंपोर्ट बिल के साथ और हमारे कर्ज़ों के साथ और डेट सर्विसिंग के साथ, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा आपके ख्याल में इन 4 बिलियन का? ये आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया ना, अपने ही सवाल में आपने ये चीज कही कि इस पे जो है डॉलर की कीमत पे उसका असर होता है, क्योंकि आपके पास डॉलर अगर शॉर्ट टर्म में बेहतरी होती है डॉलर की सप्लाई में, तो उसकी डिमांड उसकी जो कीमत है वो कम होती है। किसी भी चीज की डिमांड सप्लाई में अगर आप देखें, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत में इजाफा होता है, जिसकी सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत में इस्तेकाम होता है या कमी होती है। तो डेफिनेटली आपके पास डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होगा। और देखिए अच्छी बात यह है कि आप एक्सटर्नल अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर अपनी डेट रीपेमेंट करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरे इश्यूज होते हैं कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा जो है तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे रिपोर्टेडली डॉलर की प्राइस बढ़ने में। हम कह रहे थे कि डॉलर पाकिस्तान की मार्केट से बाहर जा रहा है, नाजायज तरीके से जा रहा है, ये भी फैक्टर्स थे। फिर कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी रिलेट कर रहे थे डॉलर की बढ़ती कीमत के साथ। फिर कुछ जो एक ऑटोनमस स्टेटस था स्टेट बैंक का, उसको भी रिलेट किया जा रहा था। आप चूंकि हमारे मईशत है तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्या हमने वो एक्सटर्नल फैक्टर भी इस ये जो बेल आउट है इसकी अरेंजमेंट के साथ उनके ऊपर भी हमने कुछ काबू पा लिया है और वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे? यानी कि एक ही फैक्टर है जो अब डॉलर को इम्पैक्ट करेगा और वो होंगे हमारे रिजर्व, या अभी भी वो फैक्टर्स मौजूद हैं समहाउ? देखिए वो फैक्टर्स हमेशा से मौजूद रहते हैं, उसमें कमी आ जाती है विद टाइम जब आपकी सर्विलेंस बढ़ जाती है स्टेट बैंक में बैंक्स पे भी, और जो है खासकर मनी एक्सचेंजेस पे भी, और जो ये हवाला मंडी होती है तो उसको ऑनगोइंग बेसिस पे जो है उनकी सर्विलेंस चल रही होती है। तो ये तो चीज अपनी जगह रहती है, इसमें ज्यादा कभी हो जाता है मामला, कभी कम हो जाता है। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है ना, और अभी है भी और अभी आएगा भी, तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि शरत सूद डॉलर पर बढ़ाई जा रही है ताकि महंगाई में कंट्रोल किया जा सके अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में जो बड़ी इकोनॉमीज है। लेकिन इस वक्त जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसका वो हमारी मार्केट पर इसलिए ज्यादा बेहतर आ रहा है कि हमारा जो रुपी है वो बहुत ज्यादा से डेप्रिशिएट कर गया था, बहुत ज्यादा से कदर उसने खोली थी। उस पर डेफिनेटली ये जो आपका पॉइंट है स्पेकुलेशन का, ये भी इसने भी प्ले किया है। लेकिन अभी इम्पोर्टर्स जो है होता क्या है, लेकिन जब डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो एक्सपोर्टर अपना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर जो है वो फिर होल्ड करे बाहर ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो, और इम्पोर्टर ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसको जो है इम्पोर्ट की जाए ताकि उसका नुकसान कम हो। यही ऑपोजिट होता है कि जब डॉलर नीचे जाता है लोकल मार्केट में, यानी कि रुपया आपका अगर बेहतर होता है, इम्पोर्टर कहता है कि मैं कम से कम इम्पोर्ट करूँ, अभी मजीद नीचे आने दें, और एक्सपोर्टर कहता है जल्दी से जल्दी मुझे जो है वो डॉलर मार्केट में मैं लेकर आऊँ ताकि मेरी जो है वो रियलाइजेशन ज्यादा हो, मुझे ज्यादा रुपये मिले। तो ये देखिए ये मार्केट के डायनामिक्स चलते हैं इस तरह से, ये हमेशा होता है। लेकिन अभी ये है कि सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर हुआ है, और ये IMF को ऑनबोर्ड आने की वजह से और फ्रेंडली कंट्रीज के इन्फ्लोस की वजह से कि जो अभी देने जाएंगे, इसकी वजह से ओवरऑल जो एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था ना कि जी रुपये पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट है, पता नहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाए, फिर इंटरनेशनल एजेंसी आपको जो है वो नेगेटिव आउटकम उन्होंने दे दिया। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह 2-3 महीने में। लेकिन बहुत बड़ा ऑयल प्राइसेस का होगा जो कि नीचे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कम होगा और करंट अकाउंट पे प्रेशर कम आएगा। ठीक हो गया। खुर्रम, जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएट होती हैं उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता होगा, और IMF भी ऑन बोर्ड मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उस पर भी कुछ खातिर ख्वाह रिजल्ट अगर इस मंथ में आ जाता है तो काफ़ी बेहतरी होगी। इसका इम्पैक्ट पब्लिक तक आने में, ऑब्वियसली ये हर बार मैं सवाल करती हूँ, यही होता है कि इसका इम्पैक्ट जब पब्लिक में आता है
पब्लिक तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी जो महंगाई की सिचुएशन है इससे लोग अभी भी आम अगर आदमी की बात करें तो सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही है। ऑयल प्राइसेस हों या दीगर मामलात हों इसको बाद में रिलेट किया जाता है, लेकिन आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उस पर अभी तक लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आप थोड़ा गाइड करें हमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बॉटम लाइन होनी चाहिए कि जी कोई भी गवर्नमेंट हो और अगर ऊपर चीजें जाती हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, लोकल मार्केट में जाएं, उस पर कितनी अच्छी गवर्नेंस है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, बगैर इस चीज के कि जी मार्केट में बहुत ज्यादा इंतशार फैलाया जाए या मार्केट में पैसे सेट की जाए। इसी तरह से जब कीमतें नीचे आती हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो गवर्नमेंट का, एजेंसीज का, आपके जो भी रेलेवेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सबका ये काम है कि मार्केट पर चेक्स रखें कि प्राइसेस नीचे कम पास ऑन की जाती हैं, ऊपर फौरन से लोग पास ऑन कर देते हैं। जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी होलसेलर्स होते हैं, जो भी एक पूरा चेन का हिस्सा होते हैं, जब कीमतें ऊपर जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, फौरन से जो है कीमतें बढ़ाई जाती है और ज्यादा से बढ़ाई जाती है। लेकिन इसी तरह अगर नीचे कीमतें आती हैं इंटरनेशनल मार्केट पर भी, लोकल भी, तो क्यों नहीं उसको पास ऑन उस तरीके से किया जाता है या उसी एक्सटेंड पे किया जाता है। ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रोल है। अगर ये होगा तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी और एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ऑयल और ये जो एक बॉटल नेक की सी कैफियत थी खुर्रम शहजाद, ये जो हुकूमत जिसके अंदर फंस गई थी और हुकूमत के लिए चल चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठ रही थी। हुकूमत क्योंकि दावा ये करके आई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ये दावा करके आए थे कि हम इस सिचुएशन से निकालेंगे मुल्क को, लेकिन फंस गए थे, बुरी तरह ट्रैप हो गए थे और एक वक्त पे तो ऐसे भी लगा कि शायद मिफ्ता साहब का रहना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो वेंटिलेटर से हट गई है हुकूमत और दोबारा से सांसें उसकी बेहतर बहाल हो रही हैं। आप बीइंग माहिर मईशत, आपने कहा कि 3-4 महीनों में निज़ाम बेहतर होगा। क्या उस क्रंच सिचुएशन से, उस मुश्किल सिचुएशन से आपको लगता है कि हुकूमत अब निकल गई है, अब बेहतरी की जानिब सफ़र शुरू हो गया? जी जी बिल्कुल निकल गए हम, और हम काफी हद तक जो है वो मुश्किलात के शिकार थे। मुल्क जो है मुश्किलात के शिकार हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें जो है बेहतर होना शुरू हुई हैं, अपने ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई हैं। अभी चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए हमेशा ये होता है कि ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं ना, ये आपके ऑयल प्राइसेस गिर गई और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज नीचे आ गई और आपका डॉलर थोड़ा इम्प्रूव हो गया और आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट थोड़ी चली, ये आपके साइंस होते हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। लेकिन अभी हम कम्प्लीटली चैलेंजेस से बाहर नहीं आए हैं। हमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो हम बस ये समझते हैं कि जी हम सब ठीक हो गए। एक्चुअली करने की क्या जरूरत है, आपकी एनर्जी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आपकी एनर्जी जो है वो आपको अकेला एक सिंगल रीजन काफी है आपको बैंकरप्ट करने के लिए, आपके मुल्क को। आपको पता है अगर हमने एनर्जी को सही से प्लान नहीं किया तो आपको ये सिचुएशन, इससे ज्यादा गंभीर सिचुएशन मिलेगी नेक्स्ट टाइम। तो एनर्जी को हमने सही से प्लान करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। फिर आपका फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि रेवेन्यू आपकी जो आमदनी है और आपके अखराजात हैं, अखराजात को कंट्रोल करना और आमदनी को सही जगह से लेना और ये जो है इक्विटेबली जो है वो इसको लगाना और फिर उसको सही से इस्तेमाल करना, बेसिक्स ठीक करना, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब चीजें। इन सब चीजों पर हम काम नहीं करेंगे आपको ये तरह क्राइसिस हमेशा नजर आएंगे और नेक्स्ट टाइम तो मैनेज करना और बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद कि आपने मॉर्निंग में ज्वाइन किया। मौजूदा जो मौशी सूरत हाल पर खुर्रम शहजाद अपना तजिया दे रहे थे कि जी जो क्रंच की सी सिचुएशन है उससे गवर्नमेंट बाहर आ गई है और आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट, जो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इकदाम हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक तक आएगा। बस आपने थोड़ा सब्र, आपने घबराना नहीं है। और चले बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद हम इकोनॉमी की बेहतर शक्ल देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारे फेवरेट सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तान में इस वक्त जो कोपैमाई है भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त जारी है और बड़े ज़बरदस्त नए नए नाम सामने आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के महकमे सियाहत के मुताबिक इस साल 1700 गैर मुल्की 1700 गैर मुल्की कोपैमाओं को परमिट जारी किया गया है और सिर्फ केटू को सर करने के लिए 207 परमिट्स जारी कर दिए गए हैं। केटू को सर करने वालों में 20 खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनमें एक माउंट एवरेस्ट के बाद केटू को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपैमा समीना बेग भी हैं, जो इससे कबल 2 मरतबा
K2 को सर करने की कोशिश कर चुकी लेकिन नाकाम रही हैं। लेकिन अपनी जिसे कहते हैं ना कि हौसला नहीं हार रही वो और ट्राई अगेन के फार्मूले पे चल रही हैं। और हम समीना बेग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है। समीना बेग को हम खुशामदीद कहेंगे। समीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद K2 सर करने पर। हम ज़रा आपकी इस जर्नी को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। ज़बरदस्त। समीना, आपने K2 सर किया, पहले आपको, आप जिस तरह से अभी इमरान भी बता रहे थे कि 2 बार आप उस तरह से इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाई और अब फाइनली आपने K2 को सर किया, तो ये ट्राई अगेन का जो फार्मूला है इस पे किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया कि बिलाखिर आपने K2 को सर कर ही लिया? जी देखिए, मैंने एवरेस्ट समिट किया था 2013 में और 2014 में मैंने 7 समिट्स जो हाईएस्ट माउंटेन्स है ईच कॉन्टिनेंट में, वो मैंने समिट की विद इन 8 मंथ्स बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी। और उसके बाद फिर 2015 में मैंने K2 अटेम्प्ट किया जिसमें मुझे इंजरी आई। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे एक्सपीडिशन कॉल ऑफ करना पड़ा। फिर 2021 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट की। उसमें भी सिचुएशंस ऐसे हो गए थे कि एक्सपीडिशन कॉल ऑफ करना पड़ा, मौसम ख़राब था। फिर हमारे टीम के कुछ जो टीम मेंबर्स थे उनमें से एक की डेथ हुई, 2 इंजर्ड हुए, तो फिर हमें एक्सपीडिशन कॉल ऑफ करना पड़ा। तो ये आसान काम नहीं होता, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल ये एक स्पोर्ट्स है और बार बार ट्राई करना उसके लिए जब आपके अंदर पैशन हो तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि K2 मेरे लिए ड्रीम था बचपन से ही और even I summited Everest and the 7 summits, but K2 has always been very very special for me। और हर माउंटेनियर के लिए होता है K2 समिट करना। तो इट वाज नॉट इजी क्योंकि हर दफ़ा आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसमें एनर्जी लगती है, इसमें फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब आपकी एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं होती तो ऑब्वियसली बहुत कभी-कभार डिसअपॉइंट। इतना आसानी से एक जुमला आप कह गई कि मैंने एवरेस्ट समिट किया, मैंने K2 किया, मतलब इट लुक्स लाइक अ ड्रीम टू मी कि आई एम टॉकिंग टू अ फीमेल, एक खातून से। समीना, सुन पा रही हैं आप हमें? वेरी हार्ड और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने समिट कर ली। माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। आपने तो इतनी आसानी से एक जुमला कह दिया कि मैंने माउंट एवरेस्ट समिट किया, मैंने K2 समिट किया, मतलब इट्स जस्ट लाइक 4 लफ्ज़ों का जुमला, लेकिन इसके पीछे कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत है, आई थिंक हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो आपने अपनी पहली एक्सपीडिशंस को कॉल ऑफ किया, आपने कहा करना पड़ा, कितना मुश्किल फैसला होता है एक माउंटेनियर के लिए कि अपनी इतनी मेहनत के बाद किसी सर्टन पॉइंट पे जाके उसको कॉल ऑफ करना। और इसके साथ साथ इस समिट में कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो जो आप हमारे देखने वालों से शेयर कर सकें? देखिए, पूरा जो एक्सपीडिशन था ऑब्वियसली बिकॉज दिस वाज माय 3rd अटेम्प्ट और मुझे पहाड़ का था अंदाज़ा कि किस तरह का है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ है K2 और हर लम्हा बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से गुजर के जब आप समिट पे पहुंचते हैं, that was ultimate and being first from Pakistan, Pakistani women, first Pakistani woman, so that was the most amazing moment and amazing feeling कि अपना मुल्क का जो परचम है वो समिट पे लहराना यकीनन बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और साथ साथ में ऑब्वियसली आई वाज वेरी वेरी इमोशनल समीना एज अ फीमेल द स्ट्रगल के बाद फाइनली आई वाज ऑन द समिट सो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट आई थिंक। ओके समीना, मेल ऑब्वियसली ये इस तरह का स्पोर्ट है जिसने आपने खुद भी कहा कि ये आसान नहीं है। कहने में तो लगता है कि समिट कर लिया बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। और एज अ फीमेल आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ओवरऑल एक मेंटल स्टेबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली फिट होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना भी इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सो
इसके लिए कितनी नर्व्स आपको चाहिए, कितना स्ट्रांग होना है, क्योंकि समटाइम्स जिस तरह से इस तरह के एडवेंचर के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको बहुत पैनिक भी नहीं करना, बहुत तहम्मुल से चीज़ों को सोचना है, स्टेबल करना है। सो इस हवाले से भी थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, माउंटेनियरिंग वैसे हर स्पोर्ट्स के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। डेफिनेटली फिजिकल प्रिपरेशन तो सब करते हैं, और माउंटेनियरिंग क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट विन एंड लूज, इट्स अबाउट डेथ एंड लाइफ। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। और दूसरी कि जब आप क्लाइंब करते हैं तो यू आर नॉट अलोन ऑन द माउंटेन, आपके साथ आपके टीम मेंबर्स होते हैं। तो जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लाइक रॉक फॉल, एवलांच, क्रेवैस फॉल। तो इन सिचुएशंस के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके टीम में से किसी को कुछ हो गया तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटली खुद को प्रिपेयर करें इन सब चीजों के लिए कि कुछ भी हो सकता है, माउंटेन पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक स्टेप लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर एनी सिचुएशन की कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर टू हैंडल दैट सिचुएशन। किसी भी आम इंसान से ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह यू डिड ग्रेट। मैं अब मेरे पास सिर्फ तकरीबन 2 मिनट है, अगर आप सम अप कर पाएं। 2 से 3 हिस्से हैं मेरे सवाल के। एक तो मैं K2 की एक पिक्चर देख रहा था, वहाँ पे जो कैंप्स है, खासतौर पे कैंप 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कैंप्स और ऐसी चीज़ें माउंटेनियर्स छोड़ आते हैं जिससे K2 का माहौल हमने सुना है बहुत ख़राब हो रहा है। उसको बचाने की ज़रूरत है वहाँ पे। नंबर 1 एक तो इस पर आप चूँकि रिसेंटली हो के आई हैं, हमें ये बता दीजिए। दूसरा, फीमेल माउंटेनियर्स के हवाले से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है और क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि इसके लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए? इस सारी टॉपिक को अगर आप सम अप कर पाए अगले 1-1.5 मिनट में। जी देखिए, माउंटेनियरिंग और टूरिज्म का एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उसके जो दूसरी नेगेटिव साइड है ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग आते हैं तो पोल्यूशन बढ़ती है डेफिनेटली। तो मुझे खुद पर्सनली देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जिस तरह से हम अपनी माउंटेन्स को, अपने ग्लेशियर्स को पोल्यूट करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली इतने सारे लोग थे वहाँ पे साल, और यकीनन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हम लोग वहाँ पे क्रिएट करके आते। आई मीन दो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने मेरे टीम मेंबर्स थे हम सब जो भी हमारे साथ था सामान वो हम वापस लेके आए। लेकिन ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग हैं और उस आल्टीट्यूड पे है, फॉर एग्जांपल कैंप 1 है, कैंप 2 है, कैंप 3 बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुके हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं ऑब्वियसली दे शुड मेक श्योर कि वो जो कचरा है वो वहाँ पे छोड़ के ना आए, क्योंकि हमें अपने माउंटेन्स को साफ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अपने ग्लेशियर्स को साफ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑब्वियसली जहाँ पे भी हम जाते हैं वी शुड मेक श्योर दैट कि वहाँ उस जगह को हम गंदा ना करें। और दूसरा ये कि ख़वातीन के हवाले से ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लड़कियां इंटरेस्ट ले रही है माउंटेनियरिंग में। और अभी रिसेंटली मेरे बाद नाइला ने समिट की और फिर गशाब्रुम 1 समिट की उन्होंने। और उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो इस माउंटेनियरिंग में आगे आना चाहती हैं। माशाल्लाह से 6000-7000 पीक समिट कर चुके हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी किट से लेके इसकी जो गियर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर उसमें आगे जाके लॉजिस्टिक और फिर हाई एल्टीट्यूड जो आपके गाइड्स वगैरह होते हैं, ओवरऑल ये एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच समीना। टाइम शॉर्ट था इसलिए हमें आपको बार बार माजरत के साथ कट करना पड़ा, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो आप फ्यूचर में प्लान रखती हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। शहंशाह कवाली, मौसीकी के बेताज बादशाह और इस सदी के सबसे बड़े मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह
आज उनकी 25वीं बरसी मना रहे हैं। खास साहब नुसरत फतेह अली खान ने 1000 से ज़ायद कवालियाँ गाकर अपने फ़न का जादू जगाया और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड, प्रेक्स म्यूज़िक अवार्ड और दीगर कई अवार्ड शायद जिनको हम गिन भी नहीं सकते नुसरत फतेह अली खान साहब को मिले। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हुए और सिर्फ 48 बरस की उम्र में आज ही के दिन 1997 को खालिक हकीकी से जाते। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज बता रही हैं मुगलिया दौर के इंस्टाग्राम के बारे में। लाहौर किला की जो पिक्चर वॉल है जिस पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसमें मुगलिया दौर की कहानियां वो तस्वीरें बता रही हैं और इन्हीं पिक्चर वॉल को दिखा रही हैं फैरा फैज आज के मेरे पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर का शाही किला अपनी एक तारीखी अहमियत रखता है। इस किले से आज भी वही जाहो जलाल झलकता है जिसकी ये सदियों से अलामत रहा है। ये बुलंदो बाला पिक्चर वॉल शाही किले का झूमर समझी जाती है। इस पिक्चर वॉल को देखकर मुगलिया दौर की कहानियां जहन में आती हैं। तो आइए आपको मुगलिया दौर के इंस्टाग्राम यानी पिक्चर वॉल की सैर कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वजाहत अली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आगा खान कल्चर सर्विसेज। वजाहत, मुझे ये बताएं कि ये जो पिक्चर वॉल है इसकी क्या तारीख है मुगलिया? ये वॉल का प्रोजेक्ट नहीं, ये प्योर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को ठीक किया जाता है, जिसमें रिस्टोर करते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वही इधर फॉलो होते हैं। और ये बेसिकली जहांगीर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1624 में और 1632 में शाहजहां का टाइम पे ये कंप्लीट हुआ। अच्छा। और ये बेसिकली एक्सटीरियर वॉल है और ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर लंबा है और 1 लाख स्क्वायर फुट के करीब इसका डेकोरेशन है इस दीवार में। अच्छा, ये दीवार बनाने का कोई मकसद था उस दौर में? जी, दीवार बेसिकली उन्होंने बनाया पावर के तौर पे, टू शो देयर पावर, टू कन्वे देयर मैसेजेस। तो इसमें आप देख सकती हैं इसके अंदर कोर्ट लाइफ दिखाया जाता है, मुगल लाइफ, मुगल के जो स्पोर्ट्स होते थे, हाथी के खेल, पोलो के खेल, जो क्या बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं। जानवरों को किस तरह ट्रेन किया जाता है वो उसमें डिपिक्ट किया जाता है। कोर्ट लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है। इनफैक्ट दिस वाज देयर पावर पेज, यू नो। आज के दौर में हमारे पास फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, तो ये उस जमाने का उनका एक स्टेटस या पावर को रिफ्लेक्ट करने का थ्रू पिक्चर्स, थ्रू डेकोरेशंस। जाहिर बात है डेकोरेशंस और पिक्चर्स वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। और उस दौर में वो मुगल बादशाह ही थे। मुगल बादशाह थे, उनके पास क्राफ्टमैन भी थे, उनके पास जो फाइनेंशियल अवेलेबल रिसोर्सेज भी थी। तो दिस रिफ्लेक्टेड दैट प्रोसीजर। तो अगर हम यहाँ पे मौजूद पिक्चर्स की बात करें तो इनमें कौन कौन से पिक्चर्स हैं? इसमें जो मेजर जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं वो टाइल का काम है और फ्रेस्को का है। तकरीबन 3000 प्लस पैनल्स हैं। इसमें बेसिकली कोर्ट लाइफ, कोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे, उनके जो मशागिल थे, उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, उनके जो शिकार के जो एलिमेंट्स थे या शिकार के जो मनाजिर थे उसकी मज़रकशी की गई है। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट जो क्रिएचर्स होते हैं दुनिया में, जिन्नात हैं या ड्रैगन्स हैं, इवन वो इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। यानी वो सिर्फ इंसानों पे उन पर गलबा नहीं था, वो थ्रू पिक्चर्स ये भी जाहिर करना चाह रहे थे कि जिन्नात भी हमारे कंट्रोल में हैं, ये ड्रैगन्स भी हमारे कंट्रोल में। उस दौर में क्या ड्रैगन्स थे? क्योंकि अक्सर आज के दौर में भी ये कहा जाता है कि डायनासोर तो थे ही नहीं, ड्रैगन्स बेसिकली यहाँ पे चूंकि ट्रेड होता था चाइना के साथ, रावी बिल्कुल करीब था, चीज़ें आती थी, तो ये चाइनीज इन्फ्लुएंस है ड्रैगन्स का जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर आप देखें तो ये ड्रैगन्स नजर आते हैं वहाँ पे। तो मुझे ये बताएं, क्या इस तरह की दीवार दुनिया में कहीं और मौजूद है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है, चूंकि मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। एक्सटीरियर में तो बिल्कुल नहीं है, इवन इंटीरियर में भी नहीं है। हमारे घर की बाहर की दीवारें भी होती हैं, वो मौसम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाती जी। और ये किले की दीवार है जो सदियों से मौजूद है यहाँ पे। जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है आउटडोर्स में, यहाँ पे चूंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रेन्स का इम्पैक्ट है, सॉल्ट है, इसमें केमिकल्स हैं, तो और इसकी वजह से जो बायो ग्रोथ है इन एलिमेंट्स पे वो कंटिन्यूसली वो ग्रो करती है। तो वी हैव डिराइव्ड स्ट्रेटजी हाउ टू किल दैट, ताकि रिकरेंस जो है वो बड़ा स्लो हो। हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, हम मेंटेनेंस का जो टाइम फ्रेम है वो हम बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी क्लीनिंग हर 10 साल बाद हो। ये दीवार आप लोगों को किस हालत में मिली थी और आगा खान कल्चर सर्विसेज ने इस पे कब काम शुरू किया था?
जब when we received this project late 2015, I would call it 2016, काफ़ी deteriorated condition इसकी ख़राब थी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके ख़राब थे, ड्रेनेज के सीरियस इशू थे जिसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट ख़राब हुआ था। तो हमने इस पे एक्चुअल काम 2018 में स्टार्ट किया। और तो सबसे पहले आप लोगों ने किस चीज़ को टारगेट किया था पिक्चर वॉल में? हमने सबसे पहले इसका एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डायरेक्टली हम काम नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुला के हमने जिसको पीयर रिव्यू कहते हैं, हमने इसका पीयर रिव्यू करवाया। उसके बाद 2018 में इस पर काम स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं पिक्चर वॉल की बात करूँ तो इसमें 7 मेजर मोनूमेंट्स हैं। शाहबुर्ज गेट है, नवलखा पवेलियन है, शीश महल का फसाड है, लाल बुर्ज है, काला बुर्ज है, मगरबी बुर्ज है, मशरक़ी बुर्ज है। तो जब हम इसका काम कंप्लीट करेंगे तो मेरे हिसाब से तकरीबन 50% फोर्ट भी कंप्लीट होगा। इस चीज़ को किस तरह से आप लोगों ने यकीनी बनाया कि जो भी मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करें या जिस भी तरीके का काम आप लोग करें रेस्टोरेशन के लिए, तो वो मुगलिया दौर से करीब तरीन हो? ज़ाहिर बात है, जब हम काम करते हैं तो हम वी टेक लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी टेस्ट मटेरियल की एनालाइज करना। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ओरिजिनल से मैच करे वो ऑथेंटिक आर्किटेक्चर या कंजर्वेशन में उसका शुमार होता है। जहाँ जहाँ पे कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, वी आर अलाउड टू डू दैट इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो ओरिजिनल को ख़राब ना करे, ओरिजिनल की एस्थेटिक्स लुक को ख़राब ना करे, खूबसूरती बरकरार रहे। तो हम जो भी काम करते हैं प्योर डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस के बेस पे करते हैं। अच्छा वजाहत, हम पिक्चर वॉल की वॉक करते हुए आए हैं और इस वक्त मेरे राइट हैंड पे जो एरिया मौजूद है पिक्चर वॉल का, वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मुझे ये बताएं कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा? वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट रिमेनिंग जो काम है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा वजाहत, मुझे ये बताएं इस पिक्चर वॉल पे, क्योंकि आप लोगों ने 70% तकरीबन काम कर लिया है, तो दुनिया से कैसा रिस्पांस आया इसके ऊपर? वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ से कैसा रिस्पांस है? यहाँ पे जो गाइडेड टूर्स हैं वो स्टार्ट हुई हैं और ग्लोबली जो रेस्टोरेशन के जो रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन यूनेस्को है, इकोमोस है, इक्रोम है, उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए, अगर पाकिस्तान से कोई एक प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट है, कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो रही है तो उसके कवर पे क्या लग रहा है, पिक्चर वॉल लग रहा है। तो इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि ये ग्लोबली इसकी इम्पोर्टेंस अभी बहाल होनी शुरू हो गई है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस कभी थी नहीं। मेरे ख्याल में पिछले 200-250 सालों से ये डंपिंग यार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पर्टिकुलरली ये जो नॉर्दर्न सेक्शन है और टुवर्ड्स द वेस्टर्न सेक्शन जो कि एंट्रेंस के करीब है, लोग आके गुजर जाते थे। थैंक यू सो मच वजाहत फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। सुमेरा, मुझे ये बताएं कि ड्रेनेज की इम्पोर्टेंस कितनी है खास तौर पे रिस्टोरेशन के काम में, और अगर हम पिक्चर वॉल की बात करें तो इस काम में कितना इम्पोर्टेंट था सबसे पहले ड्रेनेज को सही करना? ड्रेनेज का रोल बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि मेजर जो डिटोरिएशन हुई है वो पानी की वजह से हुई है। अच्छा। सिंस लाहौर जो है वो मानसून जोन में आता है तो इंटेंसिव बारिशें होती हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ये होता है कि कैपिलरी एक्शन हो गया या दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से दीवार में नमी रहती है और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल और जो डेकोरेशंस हैं वो दोनों ख़राब होती जाती हैं। किले के सिर्फ सरफेस पे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं बल्कि सबटरेनियन स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसमें पानी की वजह से, पेनिट्रेशंस की वजह से स्ट्रक्चरल क्रैक्स आई हुई थी और फिर पिक्चर वॉल की जो डेकोरेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही थी। तो सबसे पहला अहम काम हमारा ये था कि हम पानी को सेफली रूट करें, किसी सेफली उसको रूट आउट करें। तो सुमेरा, मुझे ये बताएं कि ये जो कन्वर्जेशन का मामला होता है, जो रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है, ये इतना स्लो पेस क्यों होता है? मेन चीज़ है कि इसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर टेस्ट रन करना, फिर जाके आप कोई उसके लिए एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस जो है ना, इस सारे प्रोसेस में it's a time consuming process and it's a slow process. अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि रिस्टोरेशन के प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी होती है? बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी बिल्डिंग हो, उसका सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे तो उसके बारे में हम उसको प्रिजर्व या रिस्टोर या उसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबसे पहला और अहम स्टेप है किसी भी प्रोजेक्ट का।
ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर साइंस कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरे लिहाज से रेस्टोरेशन के प्रोसेस में साइंस उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कारीगरी ज़रूरी है। अच्छा। पुरानी इमारतों का और हमारी हेरिटेज की वैल्यू ही इस चीज़ में है कि वो हिस्टोरिक है, उसने कई साल गुजारे हैं। जैसे हम पिक्चर वॉल पे काम करते हैं, ये 400 साल तकरीबन पुरानी है, तो इसकी वैल्यू उस टाइम में है जो इसने गुजारा है और उस हिस्ट्री में है, उस पास्ट में है जो ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो साइंस का रोल वहाँ आता है जहाँ आपने मटेरियल को समझना है कि ये किस तरह बना है, इसमें क्या मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं, वो अगर ख़राब हो रहा है तो क्यों ख़राब हो रहा है। नाज़रीन, ये मॉन्यूमेंट्स हमारा असासा हैं, हमें इन मॉन्यूमेंट्स की हिफाजत करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े, कुछ मौसम की सूरत हाल और उसमें भी अलार्मिंग कराची की सूरत हाल, जो कि हम बलूचिस्तान की खबरों से इतने डरे बैठे हैं। और कराची के हवाले से भी खबरें ये हैं कि आज रात से कराची समेत सिंध भर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पे शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो हवा का कम दबाव है बहर अरब के जनूब में ताहाल मौजूद है और हवा के कम दबाव की वजह से जो शहर है इसमें बादल बनने का सिलसिला फिलवक्त जारी है, जिसके बायस कराची और सिंध भर का जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें आज रात से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने की भी तवक्को है, जिससे एज यूजुअल वी टॉक के अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी करते हैं। और ये जो मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, ये कराची के मनाजिर हैं। पेरिस तो आप छोड़ ही दें, ये कराची है जहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, ये मेन शाहराहें हैं जिनके ये हाल है। और इस हवाले से जी सीवरेज का निज़ाम आपको पता है और बल्दियाती इदारे जो है वो कहते हैं हमें फंड्स नहीं मिलते। अब इस मौके पर तो वो गायब भी हो गए, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। और सेकेंडली जो ट्रैफिक जैम है या बारिश के बाद सड़कों की जो सूरत हाल है वो तो बद से बदतर है। सीवरेज का निज़ाम बैठ चुका है और वही बात कि सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, कराची के अवाम। ऐसे में कराची की मौजूदा सूरत हाल जो कि हमें फ़िलहाल तो नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल जी हमारे साथ फैसल हुसैन साहब मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ कराची, से हम बात कर लेते हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। अच्छे हाल तो नहीं है, जब भी हम कराची के हवाले से आपसे बात करते हैं और कराची में जो बारिशें होती हैं इसके बाद के जो वाक़यात हैं और जो मनाजिर हैं, ये बहुत ही अफसोस होता है देख के कि इतने बड़े शहर का ये हाल है और अब वो इदारे नज़र भी नहीं आते जो पूरा साल आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपने इख्तियारात ना होने का रोना रोते हैं, फंड्स ना होने का रोना रोते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनसे कौन पूछेगा? देखिए, पूरी दुनिया में जो बारिशें होती हैं वो एक तफरी का जरिया होती है। लोगों के अंदर जो है वो खुशगवार जो है वो असरात को, ख्यालात को डेवलप करती हैं। शायद जितने गाने और जितने रोमानवी गाने बारिश के ऊपर बने वो शायद किसी और जो है माहौल पे या किसी और मौसम पर नहीं बने होंगे, लेकिन कराची के अंदर जो है वो मामला बिल्कुल ही दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जब यहाँ बारिश होती है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। अब ऐसे आज शाम से जो है महकमा मौसमियात ने जो है वो शदीद बारिश की जो है वो पेशगोई की हुई है, तो ऐसा लगता है बारिश है तो इसको एंजॉय करते हैं दुनिया में। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मन मुल्क की फौजें जो है वो हमलावर होने वाली है, बारिश नहीं हो रही। अजीब व गरीब पूरे शहर में खौफ की फजा है कि सब लोग दूसरे को मैसेज कर रहे हैं जल्दी घर पहुँच जाना, आज कुछ रात की एक्टिविटी नहीं रखना, शाम की एक्टिविटी नहीं रखना, बच्चों को बाहर जो है वो नहीं निकलने देना, जो भी खरीदारी करनी है 2-3 दिन की अभी से करके रखना। ये मंजर तो शायद आपको दुनिया में कहीं भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा जो कराची में मिलता है। जो बारिश की जो रौनक होती है, बारिश का जो हुस्न होता है, बारिश का के अंदर जो रुमान होता है, वो जो आपने रोमानवी गानों का फैसल भाई जिक्र किया, तो एक गाना तो बड़ा मशहूर है ना कराची में, बारिश होती है तो होता है तो पानी आता है, वो गाना बड़ा मशहूर है, आपने नहीं सुना? हाँ, बस उसी एक ही गाना रह गया, बाकी तो हमारे नसीब से सारे गाने जो है वो खत्म हो गए। एक ही गीत माला है जो बजे चला जा रहा है 14 साल से, तो वो अब इसी गीत माला पे हमने जो है गुजारा करना है। वो इस तरह जो है ना वो शहर चल नहीं सकते। फिर इस शहर की इस अहमियत को समझना होगा कि इसकी माशी तौर पे क्या अहमियत है, इसकी पाकिस्तान को चलाने में जो शहर की क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है। ये शहर जितना ताकतवर होगा पाकिस्तान उतना जो है वो ताकतवर होगा, ये शहर जितना कमज़ोर होगा पाकिस्तान उतना जो है कमज़ोर होगा। ये शहर है, मिसाल के तौर पे इस शहर के पास समंदर है
दुनिया में समंदर जो है वो सयाहत का सबसे बड़ा जो है वो जरिया होता है। आप थाईलैंड से लेके तुर्की तक किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनकी सयाहत जो है वो समंदर पे खड़ी है। आपके मुल्क में समंदर ही अकेला समंदर जो है पूरा पाकिस्तान जो है पाल सकता है। हमारे पंजाब के दोस्त आते हैं, अपनी पहली ख्वाहिश ये करते हैं हमें समंदर देखने जाना है। और कराची वालों से पूछे तो वो सालों हो गए समंदर नहीं गया। जो आता है मेहमान हमारा पंजाब से किसी और शहर से, अगली बार ख्वाहिश नहीं रहती कि वो समंदर पे जाएं या उसको देखें, वो बस आखिरी बार होता है। अगली बार नहीं, अगले लम्हे देखने के बाद अगले लम्हे उनकी ये ख्वाहिश नहीं रहती कि जो उनके बचपन से उनके जहन में ख्वाब होता है, एक तलस्माती जो तस्वुर होता है समंदर का, कराची का समंदर जो है और कराची का जो साहिल है उस तस्वुर को जो है वो चिकनाचूर कर देता है। अच्छा फैसल भाई, गेटिंग समंदर है ये जो आप कराची वाले हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। कराची पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे शहरों में से एक है और बड़ा डाइवर्स कल्चर भी है इसका, बड़े मुख्तलिफ किस्म के तबकात यहाँ पे रहते हैं और ये अपनी किस्मत आजमा भी चुके हैं। फ्रॉम जमात इस्लामी टू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टू पीपल्स पार्टी टू तहरीक इंसाफ, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ अदवार के अंदर आ चुकी हैं। और कराची वाले तो बेचारे यही कर सकते हैं ना कि वो किसी और को मैंडेट दे दें और उसको ट्राई कर ले, लेकिन सारा ही लाल है यहाँ पे। तो वो जो देखो जो भी आ रहा है वही, जो एक ट्रेलर दिखाता है। पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ इतनी सीटें जीती, 1200 अरब रुपए का दावा किया गया, वादा किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद गए, असद उमर को चीफ बनाया कि वो इस सारे अमल की निगरानी करेंगे, लेकिन आपके सामने है उनके गवर्नर ही करते रहे, लेकिन उन्होंने कराची के लिए क्या किया, MNAs MPs ने क्या किया। तो आपका बीइंग कराची आइट एंड सीनियर जर्नलिस्ट, मैं वंस अगेन वही सवाल रिपीटेडली मैं पूछता हूँ, क्या सोल्यूशन है फिर इसका? सिर्फ कराची का नहीं, जो कराची के मसाइल है उनकी नौयत मुख्तलिफ होगी। आप लाहौर में बैठे, आपके भी मसाइल होंगे, उनकी नौयत मुख्तलिफ होगी। मसाइल हर जगह है और बुनियादी मसाइल हैं। तो पूरे पाकिस्तानी कौम के बुनियादी मसाइल जो हल नहीं हो रहे, अगर पूरी कौम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो मसला ये है कि मसला मसाइल का नहीं है, मसला सिस्टम का। इस मुल्क को जो है निज़ाम की ज़रूरत है। दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप ये मिसाल तलाश नहीं कर सकते कि उसने तरक्की की हो और वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम ना हो। किसी मुल्क की तरक्की की जो पहली बुनियाद होता है खुदकार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होता है। लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, इस मुल्क की जितनी भी जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं, तो सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो बल्दियाती निज़ाम की। बल्दियाती निज़ाम वो है जो इख्तियारात को जो है वो ऐवानों से निकाल के गली कूचों के अंदर लेके जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सियासी लीडरों की का जो माइंड सेट है वो इक़्तिदार को, ताकत को जो है वो अपने कंट्रोल में रखना है। ये जागीरदाराना जो मेंटेलिटी है, और इस मेंटेलिटी को ख़त्म किए बगैर जो है आप इस पूरे मुल्क के मसाइल को जो है हल नहीं कर सकते जब तक आप इख्तियारात को बिल्कुल गली मोहल्ले के अंदर नहीं दे देंगे। कि अगर मेरे घर में मोहल्ले में सीवरेज का मसला है तो उसका हल करने वाला भी मेरी गली के अंदर रहता हो। अगर मेरे को पुलिस का मसला है तो उसका मेरे इलाके का SHO भी मेरी गली के अंदर रहता हो। जब तक इस सोच के साथ आप लेके आप नहीं आएंगे, पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकते। आप हम चाहेंगे अब चूंकि बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं 28 अगस्त को कराची और हैदराबाद के कुछ हम डिवीजन में बात कर रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है। तमाम सियासी जमातें दावे कर रही हैं कि जी हम कराची के हालात बदल देंगे, बेहतर हो जाएगा। किस बुनियाद पर दावे किए जा रहे हैं? ये जो हम सड़कों की सूरत हाल देख रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम देख रहे हैं, ऐसा क्या गैर मामूली काम हुआ है जिस पर जी अवाम उनको मैंडेट दे दे? एक रस्मी कार्रवाई है कि समझ लें कि ये बल्दियाती निज़ाम से जो है ना कि कोई मसलों को हल नहीं होना। 2-4 लोगों के जो है वो अपने नसीब ज़रूर जाग जाएंगे, लेकिन मसाइल आपके हल नहीं होंगे, क्योंकि जो बल्दियाती निज़ाम है बिल्कुल वो जकड़ा हुआ जो है वो निज़ाम है, उसके पास इख्तियार नहीं है। ये जो भी मेयर आएगा वो 4 साल तक जो है वो इख्तियार का जो है वो रोना ही रोता रहेगा। इस बल्दियाती निज़ाम से अगर आप ये समझते हैं कि तब्दीली आ जाएगी, आप अपने किसी भी चैनल के हिस्ट्री में 10 साल 15 साल 20 साल पहले के टीवी शोज उठा ले, अखबारात की कटिंग उठा ले, जो बात इस वक्त हम और आप कर रहे हैं 20 साल पहले भी यही बात हो रही थी। आप 20 साल बाद अगर आप ये उठाएंगे तो यही बातें हो रही होंगी। हम लोग निज़ाम कर रहे, हम कुएं के अंदर से जो है वो जानवर नहीं निकाल रहे, सिर्फ पानी निकाल के फेंक रहे हैं। ठीक है वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम तो सिर्फ याद दहानी करा सकते हैं, ये मनाजिर दिखा सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, और ये हंसी मुस्कुराना यकीन मानिए ये उस दुख के बाद आ रहा है जो हम बार बार देखते हैं कराची के हवाले से। कुछ हो नहीं रहा है, अल्लाह करे कुछ हो जाए और कुछ शर्म आ जाए उनको जिन्होंने ये करना है। ब्रेक लेंगे।
एस्प्रेसो आपको घरदारी भी सिखाता है और घरदारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अशिया की साइंसी तौर पे क्या हकीकत है ये सिर्फ हम बताते हैं। हल्दी और काली मिर्च के इम्तजाज के पीछे क्या साइंसी हकीकत है, वकार अहमद मलिक और इब्ने फाजिल सेगमेंट साइंस एंड टेक में बता रहे हैं, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आज हमने बात करनी है हल्दी पे। हमारे यहाँ बर सग़ीर में और मशरक़ में बिलमू बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हिट एंड ट्रायल की बुनियादों पे इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए उनकी जो अहमियत है, उनकी जो अफादियत है वो दरियाफ्त की गई और फिर उसकी कंटिन्यूशन है, उसको जारी रखा गया। और पिछले 2-3 हज़ार साल से जो हल्दी है उसकी एक बड़ी अहमियत रही है हमारी ज़िंदगियों में। और अभी मगरिब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मशरक़ से और मशरक़ी हिट एंड ट्रायल के नतीजे में उनकी अफादियत को तस्लीम किया जाता है और अब डेफिनेटली उस पर रिसर्च भी हो रही है। तो हल्दी जो है उसको बहुत ही मौसर समझा जाता है बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हल्दी से मंसूब की जाती हैं। उसमें किस कदर हकीकत है ये हम पूछेंगे इब्ने फाजिल साहब से। इब्ने फाजिल साहब, हल्दी ये जो उपटन होता है ये हल्दी से लगाता है? हाँ जी, वन ऑफ पार्ट होता है। उपटन के अलावा बताइए। नहीं, इसको अगर एज हम फूड सप्लीमेंट देखें तो हल्दी बहुत ही कमाल चीज़ है जी। ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, हीलिंग पावर जैसे अभी आपने बताया, उसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत शानदार है। जैसे अभी पीछे कोरोना वरोना का दौर था तो हर शख्स को पता चाहिए था कि जी इम्यूनिटी, तो इसका जो रेगुलर इस्तेमाल है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। फिर एक इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है वो ये कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर आपको पता है कि हर 1 सेकंड में कोई 5000 के करीब कैंसर सेल डेवलप होते हैं जिसको हमारा सिस्टम ब्रेक करता है और हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये जो हल्दी है इसके अंदर एक केमिकल एक्टिव जो इसका इंग्रेडिएंट है उसको हम करक्यूमिन बोलते हैं। करक्यूमिन जो है ये जो कैंसर सेल को किल करने के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। तो यानी इसका जो रेगुलर इस्तेमाल जैसे हम खानों में देखते हैं कि हमारे यहाँ, हाँ, इससे लगता है ये है कि जो हमारे बड़े थे उनको इसकी फादियत का बहुत पता था। अच्छा, लेकिन इसके जो इस्तेमाल है हमारा उसके अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी है जिसकी अभी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। हम इसके अंदर जो करक्यूमिन है उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हम हल्दी को निकाल के खुश करते हैं और उसको पाउडर बना के मार्केट करते हैं, उस अमल के दौरान इसको हम 2 प्रोसेस से गुजारते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जी जब ये ज़मीन से निकलती है इसको हम बॉयल करते हैं, यानी हमारा जो कमर्शियल प्रोसेस है उसके अंदर इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इसको सन ड्राई किया जाता है। अच्छा, बॉयलिंग के दौरान स्टडी ये कहती है कि जो करक्यूमिन है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही नाजुक भी है, तो वो तकरीबन 30 से 40% डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब इसको सन ड्राई करते हैं तो 25% के करीब करक्यूमिन जो है वो सूरज की धूप से ख़त्म हो जाता है। तो जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो एक्चुअल जो उसका काम की चीज़ है वो तकरीबन हमने 65-70% उसमें से ख़त्म कर दी हुई है। उसके बावजूद इसके इतने फ़ायदे हैं कि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारी अब देखें इम्यूनिटी कितनी बेहतर है दूसरे मुल्कों की निस्बत, हमने देखा ये हमारी एक। तो इसके अंदर जो सबसे अहम बात यह है कि जब हमें साइंस ने बता दिया कि ये चीज़ जो है हल्दी के अंदर करक्यूमिन बहुत अच्छी है तो हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम इसका प्रोडक्शन मेथड बेहतर कर सकते हैं। यानी इसकी जो ड्राइंग है अगर उसका कन्वेंशन तरीका हम छोड़ के इसको हम डिहाइड्रेटर्स के अंदर 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करें, इसके हम स्लाइस कर लें जैसे आलू के कतले बनाते हैं, फ्रेश हल्दी को हम स्लाइस करें उसको हम ड्राई कर लें। ये जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं ये मतलब इस्तेमाल होता है, यानी ये किया जाता है? ये अभी हमारे नहीं होता, हाँ, बहुत कम लोग जो इस सारे अमल से शनासा हैं वो लोग करते हैं, कुछ अपने लिए या कुछ कमर्शियली भी ऐसी दस्तयाब है। ख़ास तौर पे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वो एंटरप्रेन्योरशिप का अदारा उन्होंने ये स्टार्ट किया है और PCSIR में भी एक इसके ऊपर काम हुआ और उन्होंने भी यही कहा कि जिसका ड्राइंग का जो मेथड है उसको सन ड्राई नहीं होना चाहिए, उसको लो टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्राई करते हैं तो फिर इसका जो करक्यूमिन है वो आपको 90% प्लस मिल जाता है। हल्दी की जो पैदावार है ये किन ममालिक में है? ये पाकिस्तान में बहुत है ना जी, हमारा ये कसूर का जो एरिया है इसके अंदर अबंडेंस पैदा होती है, हमारी ज़रूरत की सारी पैदा होती है। और बल्कि इसकी ये जो क्वालिटी है इसको हम लोगों को बता के इसकी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना के इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम खुद अभी इससे आगाह नहीं तो हम लोगों को कैसे बताएंगे। हालांकि दुनिया में इस पर बड़ा काम हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरा ख्याल 2 माह हुए हैं शायद या 3 माह हुए हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी कोई नज़ाद लोग हैं, अमेरिकन सिटीज़न, उन्होंने इसका एक ड्रिंक बनाया सर,
हल्दी से, उसको जिन के नाम से उन्होंने मार्केट किया। और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में उस पर जब उन्होंने रिसर्च की और उसकी अफादियत देखी, तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन आर्मी के जितने भी मैस हैं उन पर कंपलसरी कर दिया उनके लिए कि जी ये ड्रिंक जो हल्दी से बना है ये आर्मी के लोग लाजमी पियेंगे, बाकी लोग। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी मौसर हैं, जिस तरह आपने हल्दी की बात की है, और ये हमारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस में तो आता है कि बहुत ज़्यादा मौसर हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो मसलन जो गोल्डन मिल्क इसको कहते हैं गलबन, जो हल्दी वाला दूध है, तो जो गोल्डन मिल्क है उसके हवाले से उन्होंने कहा जी ये बहुत सारी मिथ्स हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उन्होंने उसको कोई इतना सर ये साइंटिफिक स्टडीज़ एवोल्यूट होती रहती है। ये अभी 2 साल पहले कुछ और होगी, 5 साल पहले कुछ और होगी। अभी जब हमने इस पे काम, लेटेस्ट काम अगर आप देखें ना, तो उसमें ये चीज़ें प्रूव हैं कि ये जो हल्दी है ये बहुत शानदार है। बल्कि इवन इसके पत्तों का कावा जो है उसके अंदर भी करक्यूमिन होता है और वो भी वही क्वालिटीज़ रखता है। तो अभी तो ये मतलब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये जो करक्यूमिन है बहुत अच्छा है। बल्कि इसको अब अगली स्टेज पे हम ये सोच रहे हैं, ये गौर कर रहे हैं, ये स्टडीज़ कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब कैसे किया जाए, क्योंकि करक्यूमिन जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होता। जब हम इसको खाते हैं तो ब्लड के अंदर वाटर सर्कुलेशन, वो वाटर सॉल्युबल चीज़ें जाती हैं। तो उसके लिए भी ये स्टडी हुई है कि जो काली मिर्च है उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट पिपरिन होता है, उसके साथ मिलके ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप देखें कि हमारे ओवर द ईयर्स जो घरों में चलता था सिलसिला, उसमें काली मिर्च को इसके साथ ऐड करते थे। फिर ये जो फैट है, ख़ास तौर पे जो काउ मिल्क की फ़ैट है, उसके साथ गोट मिल्क जो है यानी कि बकरी के दूध के साथ इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर बकरी के दूध में आप 3-4 ग्राम उसको हल करके वो लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। वो करक्यूमिन की मैक्सिमम जो है वो ब्लड के अंदर और डाइजेशन होती है, सर्कुलेशन होती है। तो अभी तो ये इसके अब मज़ीद ये रिसर्च हो रही है कि हम इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपने एक पूरा जो प्रोसेस बताया कि उसमें सन ड्राइड में भी ये मुतासर होती है, उससे पहले बॉयल किया जाता है और उसके बाद दर्जा बदर्जा ये जब हमारे घर में पहुंचती है तो हम इसको हिंडिया में डाल देते हैं, तो फिर अगेन उसको एक हीट प्रोसेस में से गुजरता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो मौसर पान है वो काफ़ी जब हमारा भी जो स्टाइल है उसके अंदर हम स्टार्ट में ही उसको ऐड कर देते हैं। हालांकि इसको एंड में डालना चाहिए खाना पकाने के बाद, जैसे वो गार्निश करते हैं तो उसमें ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। लेकिन उसमें एक बचत हो जाती है हमारी। वो बचत इस तरह से जब घी होता है ना हमारे पास, तो घी के साथ ये मिल के थोड़ा सा इसका लॉस का प्रोसेस कम हो जाता है। तो हम जब वो तड़का वगैरह लगाते हैं या स्टार्ट में घी में डाल के उसको करते हैं तो उससे थोड़ा सा, इसीलिए वो उसकी अफादियत हम तक पहुंच जाती है। अगर ये हम इसको बॉयल कर रहे हो पानी में या किसी और तरीके से घी के अलावा यूज़ कर रहे हो तो ये शायद सारा करक्यूमिन हम वेस्ट कर लें। बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि हल्दी के हवाले से जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो भी बहुत आ रही हैं और वो भी बता रही हैं आपको कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। और फिर पाकिस्तान में जो है इसकी पैदावार भी है, इसके बहुत सारे इस्तेमालात हो सकते हैं और इसका जो प्रोसेस है जिसमें इसको हीट से कम यानी इसकी जो इंटरेक्शन है वो कम हो तो उसमें ज़्यादा इसकी तासीर है। इस तरह की बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की बातें जो हैं वो मुझे तो कम अज़ कम मेरे में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है अपने फादर साहब से बात करके। देखते रहिए साइंस एंड टेक। बैक प्रोग्राम के अख्ताम में पहुंचने वाले हैं और आखिर में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स क्रिकेट के हवाले से। वनडे सीरीज़, इसका पहला मैच आज से पहर 2 बजे खेला जाएगा और दूसरा वनडे 18 और तीसरा 21 अगस्त को खेला जाएगा। नीदरलैंड्स की टीम कमज़ोर है, हमें मालूम है, नई टीम है। रवां साल अपने तमाम मैचेस में नाकाम रही जो उसने खेले हैं। चारों सीजन्स में कोई भी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई और पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा मौका है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। अब देखना यह है कि बाबर आजम नए खिलाड़ियों को, नए कॉम्बिनेशन को आजमाते हैं या नहीं आजमाते, ये देखना। इसी हवाले से सलीम खालिक साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बामुकाबला नीदरलैंड्स आज पहला मैच होने जा रहा है और अभी जिस तरह से हमने कहा कि ये अच्छा मौका है। नीदरलैंड्स की टीम बज़ाहिर तौर पे तो हमें कमज़ोर नज़र आ रही है और कुछ इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। पाकिस्तानी टीम के लिए नए प्लेयर्स को खिलाना और इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस को जज करना कितना ज़रूरी होगा और कितना इम्पोर्टेंट भी होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि मैच है बच्चों से, और बच्चे जो है ना कभी कभी हम लोगों को बड़ा परेशान कर देते हैं, इसलिए फिर हम लोग डरते भी हैं। और फिर जो कमजोर टीमों से खेलते हुए ना एक प्रेशर होता है कि किसी ऑस्ट्रेलिया से हार जाओ तो लोग बोलेंगे चलो ऑस्ट्रेलिया से हारे, नीदरलैंड से अगर आप हार गए तो फिर बड़ी बातें सुनने को मिल सकती हैं। और हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसका माइंडसेट जो है वो भी जरा ना डिफेंसिव है, डरते बहुत हैं। जो स्क्वाड आपने देखा होगा वो भी सेलेक्ट हुआ है कि जैसे वर्ल्ड कप के लिए कोई स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर, इवन शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड थे, उनको भी लेकर वहां पर चले गए। तो मौका तो अच्छा है।
लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोई चेंजेस होंगी नहीं, और शाहीन भी अगर फिट होते तो उनको भी खिलाया जाता। लेकिन खैर अच्छी बात है, रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने का मौका है। जैसे बाबर 1 सेंचुरी और कर दें सीरीज में तो पहले कप्तान बन जाएंगे। मैं कभी कभी बड़ा हैरान भी होता हूँ और परेशान भी होता हूँ कि एक जानिब हम इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को और इंडिया को पिछाड़ने की बातें कर रहे होते हैं और हम पिछाड़ भी देते हैं, और दूसरी जानिब आप जैसे सीनियर तजियाकार ये खदशा भी जाहिर कर रहे होते हैं कि नीदरलैंड से हार ही ना जाए। ओनली पाकिस्तान कैन डू दैट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बिल्कुल, देखिए अभी नीदरलैंड के प्लेयर्स के मैं नाम पूछूं आपसे शायद आपको इतने पता नहीं होंगे, लेकिन अगर इस सीरीज के बाद पूछूंगा आप मुझे खुद बता रहे होंगे, अरे यार वो प्लेयर था ना उसने जो इतने रन बनाए, वो प्लेयर था ना उसने 4 विकेट ली। तो हम स्टार्स अपने आप ही बनाते हैं और दूसरों को भी बनवा के देते हैं कि यार तुम्हारा प्लेयर अच्छा। थोड़ा सा खौफ इसी वजह से रहता है कि अनप्रिडिक्टेबल, तो बचपन से मैं भी सुनते आ रहा हूँ, आप लोग भी सुनते आ रहे होंगे, एक टैग लगा होता है हमारी टीम के साथ, तो इस वजह से थोड़ी सी तशवीश रहती है। लेकिन खैर इतनी भी बुरी नहीं है कि नीदरलैंड से खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अपसेट हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ आराम से पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और जो यंग लड़के हैं धानी आनी जैसे उनको भी मौका दें। 2-4 विकेट कैसी होगी ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस पे करें, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं इनके लिए, टीम के लिए क्या सूटेबल कंडीशंस हैं? देखिए अभी तक ऐसा हुआ है कि बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम को ना प्रॉपर ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल सका, और एक आध सेशन ही हुआ, बाकी इंडोर वो रहे। और पिच जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है उसके मुताबिक तो बनेगी नहीं, और यूरोप में आपको पता है पिचेस जो होती हैं बॉलर्स को खासतौर पे पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन उसके लिए बॉलर्स अच्छे होना भी बड़ी बात है। तो नीदरलैंड्स के पास एक तो उनकी टीम वैसे ही कमजोर थी, दूसरा उनके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो चले गए इंग्लैंड में खेलने के लिए, काउंटी और जो दी 100 हो रहे हैं, तो उनकी टीम बिल्कुल ही हल्की हो गई है। तो उनके पास ऐसे पेसर्स मौजूद नहीं है जो फिर पाकिस्तान को परेशान कर सके। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारी टीम में कुछ पता नहीं होता, कभी कभी ऐसा कोई अननोन प्लेयर भी आता है और उसको बादल छाए हुए हवाएं चल रही हो तो उसकी स्विंग हो जाए और कोई परेशान हो जाए, तो इस तरह का। वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अच्छी कंडीशंस मिलेंगी और कोई मुश्किल पेश नहीं आना चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ कि हम उनको ऐसे हराएं जैसे वो हमें हॉकी में हराते हैं ना नीदरलैंड्स वाले, उनकी हॉकी की टीम बड़ी तगड़ी है, तो ऐसे ही हम उनको क्रिकेट में कम से कम थोड़ा सा बदला तो ले लेंगे। चलिए सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज। इंटरेस्टिंग इसलिए कहूँगा क्योंकि ये अच्छा मौका है, ऐसी सीरीज बहुत सारे लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोल देती है मुस्तकबिल का, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चांस मिलता है एंड देन दे शो देयर क्लास, क्योंकि एक आप ट्रेनिंग प्रैक्टिस सेशंस में अपनी गेम दिखाते हैं, एक आप ऑन ग्राउंड दिखाते हैं, चाहे टीम कोई भी हो। और इसी तरह नीदरलैंड्स के प्लेयर्स के लिए भी बड़ा चांस है कि एक बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बाबर आजम जैसे प्लेयर्स या शाहीन शाह जैसे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी लर्निंग होती है। सो अल्टीमेटली भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जितनी टेंशन हमारे यहाँ ना क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो, वैसे किसी भी शक्ल में हो। हम हाँ KPL जारी है, लेकिन स्टिल जी क्रिकेट मैचेस देखना ही एक एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, वरना तो अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने। चलिए जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।